कहते हैं सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है और एक दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा होता है। एक ऐसा बंधन है जो 7 फेरों से बंधा होता है, 7 वचनों में वचनबद्ध होता है। लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को तार-तार करने में पीछे नहीं हटते, इस रिश्ते को बदनाम करने में पीछे नहीं हटते। इंडिविजुअली तो मैं नहीं कह सकता कि औरतें ही गलत होती हैं या फिर आदमी ही गलत होते हैं। कहीं न कहीं आदमी भी गलत होते हैं, कहीं न कहीं औरतें भी गलत होती हैं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इसमें औरत की 100% गलती है। ये मैं अपने तरीके से कह सकता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि गलती किसकी है और सही कौन है। चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं और ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा से। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना का जिक्र आप लोगों के बीच करने वाला हूँ। जो सच्ची घटना आप लोगों तक लेकर के आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वीडियो इस टाइम पे चल नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। तो आप लोग से विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप अपनी राय और कमेंट में आप अपना नाम, अपने एड्रेस यानी कि अपने प्रदेश के नाम से ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इस वारदात तक परिवार के साथ शेयर कर सकूँ। जितने भी हमारे भाई कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम इस वीडियो के लास्ट तक जाते-जाते या फिर हो सकता है कि बीच में भी या फिर लास्ट में जाकर के ज़रूर लिया जाएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल हरियाणा में एक जगह लगती है बहादुरगढ़ और इसी बहादुरगढ़ में एक परिवार रह रहा होता है। माता-पिता होते हैं, एक लड़का होता है, इकलौता लड़का, जिसका नाम विनोद होता है। विनोद के चचेरे भाई और बहन भी होते हैं, लेकिन विनोद अपने माता-पिता का इकलौता लड़का होता है और ये बड़ा भी हो चला था। लगभग इसकी उम्र जो है वो 26 साल 27 साल के करीब हो चली थी और इसकी शादी अंतिमा नाम की एक लड़की से हुई थी। इन दोनों पति-पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। वक़्त का पहिया बड़ा ही तेज़ी से गुज़रता है और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इनके जीवन में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई थी। दरअसल जो विनोद है वो एक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की कोई कंपनी थी, उसी में काम किया करता था और उसी के सिलसिले में वो ज़्यादातर बाहर ही वक़्त गुज़ारता था, ज़्यादातर बाहर ही रहा करता था। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है वैसे-वैसे ये जो विनोद है और अंतिमा है, इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती जाती हैं। शादी के कुछ समय तक तो जो विनोद है वो अंतिमा के साथ ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद से वो अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब ये है कि ज़्यादातर विनोद बाहर रहने लगता है, अंतिमा घर पे अकेले रहा करती है। फ़ोन में वो इंस्टा पे रील देखती है, फ़ेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, लेकिन आखिर कोई दिन भर कितना क्या करेगा और उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता। जब उसका मन ऊब जाता तो वो विनोद को फ़ोन कर लिया करती थी और फ़ोन करने के बाद उससे घंटों बातचीत किया करती थी। अब ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था, लेकिन जो विनोद है अब ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था। अब इसलिए ज़्यादातर अब वो टाइम अंतिमा को नहीं दे पाता था। बस शाम होती थी तो घर पे आता था और घर पर आकर के दोनों पति-पत्नी एक साथ रहते थे। काम खत्म करने के बाद जो भी हो पड़ता था, एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, उसके बाद वो दोनों सो जाया करते थे। अब ऐसे ही वक़्त कट रहा था, लेकिन अब अंतिमा को किसी दूसरे मर्द की अब तलाश होने लगती है। क्योंकि जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी शारीरिक चाहत थी, वो उसकी शारीरिक चाहत पूरी नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं जो अंतिमा है, अब उसके दिल में विनोद से लगभग दूरियाँ बनती जाती हैं और वो कहीं न कहीं वो एक नए लड़के की तलाश करने लगती है। तलाश भी क्यों ना करती, क्योंकि जो विनोद है वो ज़्यादातर वक़्त बाहर ही बिताता था, यानी कि महीने में 10 दिन वो लगभग घर आता था, बाकी टाइम वो बाहर ही रहा करता था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पति बाहर है, तो पत्नी गलत कदम उठा ले, पड़ोसी के साथ या फिर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करे। लेकिन जो अंतिमा होती है यहाँ पर कुछ अलग ही अपना अंदाज़ दिखाती है और एक उसका पड़ोसी होता है, लगभग 6-7 घर छोड़ कर के एक लड़का होता है, जिसका नाम अंशुमान होता है। अंशुमान से वो कोई भी काम होता था तो बन पड़ता था तो उससे वो बातचीत किया करती थी और उससे कोई भी सामान चाहिए होता तो मँगा भी लिया करती थी।
अंशुमान उसके घर भी आया करता था, आ जाया करता था और ये दोनों घंटों बातचीत किया करते थे। अब ये सिलसिला धीरे-धीरे शुरू होता है और जब ये सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब धीरे-धीरे ये बातें कब प्यार में बदल जाती हैं, कब मोहब्बत में बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। इन दोनों के बीच में धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ-साथ एक दिन होता कुछ यूँ है कि जो अंशुमान है, वो दरवाजे पे खड़ा होता है, बेल बजाता है। अंतिमा जो होती है वो अंदर घर में नहा रही होती है। अब वो अंदर से आवाज़ लगाती है कि कौन है? तो ये बाहर से बताता है कि अंशुमान हूँ। तो जो अंतिमा होती है, वो अपने बदन पे तौलिया लपेटती है और लपेट करके वो सीधा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। देखती भी है अंदर से कि बाहर कोई है तो बस अंशुमान ही रहता है और वो दरवाज़ा खोल देती है और अंशुमान कमरे के अंदर आ जाता है, घर के अंदर आता है तो दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। अब इधर जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है तो फिर जो अंतिमा है, अंतिमा तौलिया लपेटी हुई होती है और लपेटने के साथ-साथ जैसे वो कुछ कदम ये आगे बढ़ती है, तब तक उसके बदन से तौलिया जो होती है वो खुल कर के गिर जाती है। अब जैसे ही तौलिया खुल कर के गिरती है तो फिर ये अंशुमान की निगाहें, नज़रें इसके ऊपर पड़ जाती हैं अंतिमा के और जैसे वो अंतिमा को देखता है तो मानो बौखला सा जाता है। लेकिन फिर भी उसने तुरंत जो तौलिया होती है उठा करके अंतिमा को देता है और अंतिमा वहाँ से सीधे बाथरूम में चली जाती है। अब जो अंशुमान होता है उसने अंतिमा को पूरी तरीके से नग्न देख लिया था और उसकी निगाहों में वही सारी चीज़ें चलने लगी थी। अब ऐसे ही कुछ समय बाद जो अंतिमा होती है वो कमरे से बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है फिर भी उसने तौलिया ही लपेटी होती है। उसके बाद वो आकर के सीधे अंशुमान के पास बैठ जाती है और जैसे अंशुमान के पास बैठती है तो फिर वो धीरे-धीरे अंशुमान से बातचीत करती है, उसके पास जाने लगती है और पास जाते-जाते उसने उस तौलियों को भी खोल दिया। अब जैसे तौलिया खुलती है फिर जो अंशुमान था उसका पारा ऊपर चढ़ने लगता है और वो भी खुद को नहीं रोक पाता है और ये दोनों एक-दूसरे के साथ लिपट जाते हैं और उसके बाद से एक-दूसरे के साथ संबंध बनाने का जो सिलसिला है वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये सिलसिला वहीं से शुरू तो हो जाता है और फिर एक बार जब संबंध बनता है इन दोनों के बीच में तो फिर ये थमने का नाम ही नहीं लेता है और ये जो अंशुमान है अब इसी तरह वक्त के साथ साथ ये दोनों अब एक तरह से कह लीजिए कि पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो वैसे वैसे वक्त गुजर रहा है और वक्त के साथ साथ इधर जो जैसे ही अंशुमान को वक्त मिलता वो वहीं पर आ जाया करता और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दिन में तो बनाते ही थे लेकिन जब ये विनोद घर पे नहीं हुआ करता था तो अंशुमान आया जाया करता था और वहीं पर रात में पूरे रात वक्त गुजारते थे। अब एक दिन अचानक से जो विनोद होता है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया रहता है और एक दिन रात का वक्त होता है, लगभग रात के 1:20 हो रहे थे लगभग। इतने में जो विनोद है वो घर पे आता है। अब इसको किस्मत खराब कहेंगे या फिर जो भी कह लीजिए, जैसे वो दरवाजे की जो बेल है वो बजाता है तो कुछ समय पहले ही दरवाजे की जो बेल है उसका जो सेल लगा होता है अंदर वो खराब हो चुका था, इसलिए बेल बजती नहीं है। अब धीरे कई बार जो विनोद है वो बेल को बजाता है तो उसको इस बात का पता नहीं था कि बेल खराब हो चुकी है और फिर उसको लगता है कि हो सकता है कि जो अंतिमा है उसकी पत्नी है वो सो गई होगी। अब इसलिए उसके पास जो दूसरी घर की चाबी होती है उसी चाबी से घर का लॉक खोल देता है और खोल करके वो घर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में जाता है। जैसे वो कमरे में जाता है तो जो कमरे का दरवाजा है वो पहले से ही खुला होता है, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता है। दरवाजे के अंदर से लाइट ऑन थी और जैसे ही दरवाजे पे जा कर के देखता है, जैसे दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसके पैर जो है वहीं पर रुक जाते हैं और जो अंदर का दृश्य था, जो अंदर का जो मंजर था उसको देखने के बाद से जो विनोद है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि जो उसने दृश्य देख लिया था उस देखने के बाद से फिर वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब इसलिए क्योंकि जो अंदर का मंजर ये था कि अंतिमा और उसका जो प्रेमी अंशुमान है ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। अब जैसे ही उन दोनों को नग्न अवस्था में देखता है वो तो फिर वो एकदम आपा खो बैठता है और झल्ला करके डांटने लगता है और अंतिमा को जोर से डांट लगाता है और उसके पास जाता है और उस डांट फटकार लगाने लगता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि अंतिमा और ये जो उसका प्रेमी अंशुमान दोनों नग्न भी थे।
तो इसीलिए दोनों जब अलग होते हैं तो फिर इधर अंशुमान जो है धीरे धीरे कपड़े पहनता है, और जब विनोद उस पर झल्ला रहा होता है, डांट रहा होता है, तो धीरे धीरे जो अंशुमान है वहां से अब निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि देखता है कि मामला बिगड़ जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। अब इसीलिए वहां से वो धीरे से निकल जाता है, और निकलने के बाद से फिर वहां से वो चला जाता है कपड़े पहनते हुए, धीरे धीरे वहां से फरार होता है। अब इधर जो अंतिमा है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, लेकिन वो किसी तरह भी करके विनोद को मनाने की कोशिश करते, लेकिन विनोद है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन अब वो अपना जो जादू है वो अब कहीं ना कहीं विनोद पे छिड़कने लगती है, और बातों ही बातों में विनोद को वो फंसा लेती है, उलझा लेती है, और वो अपने पूरे नग्न बदन को विनोद के ऊपर लेकर के चढ़ जाती है, और उसके साथ संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब कहीं ना कहीं शुरू करने लगती है। विनोद के बदन से भी उसने एक एक कपड़े को अलग किया, और अलग करने के बाद से अब उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरे जोश में थी, और उसने होश होश कुछ भी नहीं होता है, और उस वो ये भी नहीं इतना नहीं ध्यान था कि आखिर वो क्या सही कर रही क्या गलत कर रही, क्योंकि उसका जो पति है वो बिल्कुल गुस्से में होता है। उसके बावजूद वो कपड़े निकाल करके और विनोद के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। उसके बाद से जब दोनों का काम खत्म होता है, जब दोनों होश में आते हैं, तो जो विनोद है, विनोद उसको बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाता है, लेकिन जो अंतिमा है वो अब न चाहते हुए भी कुछ उसको कह नहीं सकती थी, सुन सकती थी। लेकिन उसको लगा कि अगर ये बात अगर बाहर तक जाती है तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी, अब इस मामले को यहीं खत्म करना होगा। अब इसलिए जब वो विनोद के लिए खाना लेकर के आती है, क्योंकि विनोद कहता है कि उसको खाना खाना है, तो वो जाती है तो घर में खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद रोटी और सब्जी बनाती है, और सब्जी बनाने के बाद से फिर उस खाने में सब्जी में ढेर सारी यानी कि लगभग 3 4 या 5 टैबलेट जो होती है नींद की मिलाती है, और मिला करके उसको खाना देती है। विनोद खाना खाता है और खाना खा करके सोता है, और एक बार जब वो सोता है तो फिर उठता ही नहीं है। दरअसल जब वो खाना खा कर सो जाता है तो उसको हिलाती है रुलाती है, जब वो नहीं जगता है तो फिर वो उसको आ, उसकी गला दबा करके हत्या कर देती है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से मौत देती है। अब पहले दिन तो लाश को उसी तरह छोड़ देती है, उसी कमरे में ही रहती है, और उसके बाद फिर अगले दिन भी अच्छे से बाकायदा उसकी बॉडी को पोंछती है, पोंछ करके फिर उसके साथ ही सोती है, और उसके बाद फिर से वो अंशुमान को फोन करती है और बुलाती है उसको। अंशुमान को बुलाने के बाद से देखती है, दिखाती है उसको कि जो उसका पति बगल में सोया है। जैसे पति को सोया देख करके अंशुमान जो होता है वो डर सा जाता है, लेकिन आखिर वो डरता भी क्यों नहीं, क्योंकि जो एक दिन पहले जो उसने मंजर देखा था वो वाकई खौफनाक था। और जैसे ही वो अंतिमा कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, अब ये कभी नहीं उठेगा, अब इस दुनिया में ये नहीं है। और जब इतना सब वो सुनता है तो अंशुमान तो वो एकदम डर से जाता है कि आखिर इसकी पत्नी ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। लेकिन अब जो अंतिमा है अपने बदन से एक एक कपड़े को फिर से उतारने लगती है, और बगल में अपने मुर्दा पति है उसका सोया हुआ है, और ये फिर अपने प्रेमी के साथ यानी अंशुमान के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर लेती है। पूरी रात वो संबंध बनाती है। फिर अगले दिन भी अंशुमान को घर नहीं भेजती है, बल्कि कहलवा देती है कि बोल दो कि वो किसी दोस्त के यहाँ आया हुआ है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसीलिए जो अंशुमान है वो भी अपने घर पे बोल देता है। फिर अगले दिन भी उसी के बगल में भी सो करके वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि 24 घंटे से ऊपर का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। फिर जब अगली रात होती है फिर से दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद से अब उस बॉडी को ठिकाने लगाने की बात आ जाती है, क्योंकि जो बॉडी है वो बदबू करेगी, तब इसीलिए वो एक अंशुमान फिर अगले दिन बाजार जाता है, और बाजार जा करके वहां से कुछ धारदार हथियार लेकर के आता है, और लेकर के आता तो है लेकिन वहां पर उसकी बॉडी को बाकायदा अच्छे तरीके से काटा जाता है, काट करके बोरे में भरा जाता है, और बॉडी से जरा सा भी ज्यादा खून नहीं बहता है, वो थोड़ा बहुत खून बह रहता होता है। लेकिन इतने में लगभग उस टाइम पे दोपहर का वक्त होता है, लगभग 3 बजे का वक्त होता है। 3 बजे ये सारा कांड हो रहा था, घर में ही काट रहे थे, पीट रहे थे, ताकि रात के वक्त में बॉडी को ठिकाने लगाया जा सके। इतने में दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे की जैसे ही बेल बजती है तो फिर जो अंकिता है वो दरवाजे के पास जाती है, और जैसे दरवाजे के पास जाती है तो अब उसको ये ध्यान नहीं होता है कि वो जा करके देखे कि दरवाजे के पास है कौन। बस वो इतना बोलने के लिए गई थी कि अभी वो खाली नहीं है, वो जो भी है वो बाद में आए, उसको लगा था कोई पड़ोसी होगा। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास दरवाजा खोलती है तो सामने देख करके वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो उसके चचेरे भाई थे विनोद के, तो जिसका नाम एक का नाम
विशाल होता है, तो दूसरे का नाम राकेश होता है, और एक बहन भी होती है चचेरी, जिसका नाम मधुमिता होता है। अब ये 3 लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं, लेकिन अब ये अंतिमा दरवाजा बंद करने की सोचती है, लेकिन दरवाजे को धक्का दिया जाता है। उसे पूछा भी जाता है कि आखिर विनोद कहाँ है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, वो ड्यूटी पे गए हुए अभी तक आया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शक होता है, तो इसलिए दरवाजा खोल देते हैं। वो लोग दरवाजे खोल करके सीधे अंदर जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर वो है कहाँ। ये पूछ ही रहे होते हैं, तब तक जो उनकी बहन होती है वो कमरे में चली जाती है, और कमरे में जाते ही तब तक देखती है कि कमरे में एक लड़का है, और उसका जो भाई है वो बिस्तर पे उसकी गर्दन पड़ी हुई होती है। बाकी जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग हिस्सों में इधर उधर फेंके हुए थे, बाकी कुछ काटे हुए थे, कुछ एक लड़का है जो काट रहा था, उसके हाथ में हथियार भी थे। अब जैसे ही वो ये मंजर देखती है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती है, और चीखें निकलते ही जो दोनों भाई हैं तीनों, वो दौड़ करके मौके पर पहुंचते हैं, और पहुंच करके देखते हैं तो देख करके सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने उस लड़के को पकड़े रखा, और अपनी भाभी को भी वहीं पर पकड़े रखा, और लड़के को तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पीटा भी, बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद लड़की ने थाने में, नज़दीकी थाना जो होता है, बहादुरगढ़ जो नज़दीकी थाना है, उस थाने में फ़ोन किया जाता है, और फ़ोन करके और सारी जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंच करके उन दोनों आरोपियों को जेल की हवा खिलाती है। उनसे कहा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो अंतिमा है वो सारी बातें बताते हैं कि आखिर ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। और फिलहाल दोनों जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक परिवार फिर से उजड़ गया, यानी कि एक माँ एक पिता फिर से अनाथ हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो बुढ़ापे का सहारा होता है वो बेटा ही होता है, और बुढ़ापे में बेटा ही पिता का काम करता है, और उसके जो सारे कार्यभार है वो एक पिता ही संभालता है। तो ये जो विनोद है वो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, और उसके माता और पिता जो है वो अब कहीं के नहीं रहे। तो फिलहाल एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, और एक औरत ने अपनी हवस को बुझाने के लिए इतना खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब ये बात मीडिया में सुर्खियों में जब आई, तो फिर सभी ने इस बात की बहुत ही ज़्यादा घोर निंदा की। हालांकि बात सही है कि अगर पति बाहर है तो पत्नी बेचैन रह सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो पति की हत्या कर दे। क्योंकि उन औरतों से पूछिए जो जा करके जिनके पति विदेशों में रहते हैं, 4-4 साल बाद, 5-5 साल बाद आते हैं, आखिर वो भी तो एक औरतें भी हैं, वो भी तो घर पे रह ही रही हैं। और बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से और इज्जत के साथ रह रही हैं, लेकिन कुछ औरतें हैं जो इस रिश्ते को शर्मसार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरी सच्ची घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? आप किसे गलत मानते हैं, किसे सही मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जाते-जाते एक विनती है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।